आपने प्रयोग किया भाजपा के संदर्भ में, विजय बघेल जी तो हिल गए, मतलब जिस तरीके से आपने भाजपा की व्याख्या की। पर मैं जानना ये चाहता हूं आपसे कि ऐसी ग्रेड पार्टी के तौर पे जो आप जिस दल को बता रही हैं, उसको लोग पसंद क्यों करते हैं इस देश में? ये देश तो बड़ा शांति प्रिय लोगों का देश है, बड़ा ही विचारवान देश है, बड़ा ही संस्कारित देश है। और जिस तरीके के आपने शब्दों का प्रयोग करते हुए भाजपा को बताया कि ये कैसी पार्टी है, ये पार्टी देश की पसंद हो गई, ये तो बड़ी उलझन है ना अनुमा जी? थोड़ा इस पर भी रोशनी हो ही जाए आपके माध्यम से। आपको विश्व का इतिहास थोड़ा सा और पढ़िएगा, आप तो बहुत ही लर्नेड इंसान है, तो आपको पता है कि तानाशाह केवल एक ही जगह तो हुआ नहीं है, केवल हिटलर ही तो तानाशाह नहीं था, स्टालिन भी था, इदी अमीन भी थे, और सद्दाम हुसैन भी थे, मुअम्मर गद्दाफी भी थे, और वो किंग जोंग भी है। तो इन सब का एक जो पैटर्न है, सत्ता हथियाओ और अपने प्रतिद्वंदी को खत्म करो और लोगों पर इस तरह से काबिज हो जाओ कि लोगों का दिमाग पूरा प्रोग्राम्ड हो जाए। तानाशाह ये कहावत जानता है कि जिसका इतिहास पर काबू होगा बड़े उसी का कमाल की बात कही अनुमा जी ने आज। देखिए, स्टालिन हुए, हिटलर हुए, और सद्दाम हुसैन हुए, और भी कई नाम बताए, और अपने प्रतिद्वंदी को कुचलते जाओ। लेकिन मेरे पास एक व्यक्ति मौजूद है अनुमा जी इस चर्चा में, उनका नाम है इमरान लतीफ। ये जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं ना, उसका नाम है आम आदमी पार्टी। उस पार्टी के प्रमुख हैं अरविंद केजरीवाल। जिस दिल्ली में नरेंद्र मोदी रहते हैं, जिस दिल्ली में अमित शाह रहते हैं, उनकी मौजूदगी में उन्हें शिकस्त नहीं देते हैं। ऐसी शिकस्त देते हैं कि याद नहीं आता कि ऐसी शिकस्त कभी किसी और को मिली। तो इमरान लतीफ जी, आपसे जानना चाहता हूं, अनुमा जी बता रहे हैं कि ये तानाशाह है। तानाशाह कहां पे है? जहां रहते हैं वहीं पर हारते नहीं, बुरी तरीके से हारते हैं। 3-3 बार विधानसभा में हरा दिया आपने, इस बार नगर निगम में भी हरा दिया। तो अब मैं समझ नहीं पा रहा सही कौन है। ये अरविंद केजरीवाल उससे भी बड़े तानाशाह हैं। जी इमरान जी। देखिए, चुनाव जो है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जहां पर लोकतंत्र जिंदा रहता है, जहां पर संविधान जिंदा रहता है जी तो उस हिसाब से चुनाव में फैसले हो जाते हैं। जी जो तानाशाही की बात है, जी तानाशाह तो हमारे प्रधानमंत्री जी तब बने जब वो प्रधानमंत्री हो गए। जी ये तो चुनाव के बाद का मामला है। जी अभी अभी आज के जो उनका मैं भाषण सुन रहा था, जी उसमें बार बार वो ईडी सीबीआई को बचाने की कोशिश कर रहे थे और जिसके सहारे में बचने की कोशिश स्वयं भी कर रहे थे। जी मैं वहीं से बात शुरू करता हूं हिमांशु जी जी कि 10 अक्टूबर 2018 का दिन कृष्णापट्टनम एयरपोर्ट पे जो है रेड पड़ती है जी और 6 अप्रैल 2020 का दिन अडानी जी उसको अधिकृत कर लेते हैं। 10 दिसंबर 2020 का दिन एसीसी और अंबुजा सीमेंट पर रेड पड़ती है और 16 अक्टूबर 2022 का दिन अडानी जी एसीसी और अंबुजा को खरीद लेते हैं। जुलाई 2020 में मुंबई एयरपोर्ट के ओनर पर रेड पड़ती है और 1 महीने बाद जो है अडानी जी उसको अग्रगीत कर लेते हैं, अधिग्रहण कर लेते हैं। जी ऐसी ये फहरिस्त बहुत लंबी है, आप चले जाएं ऐसी तमाम, आप एनडीटीवी की बात कर लेंगे, आप जीवीके की बात कर लेंगे, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि रेड पड़ती है ईडी सीबीआई की और उसके बाद अडानी जी उसको खरीद लेते हैं, वो अडानी जी के हाथों में बिक जाता है। जी पॉइंट नंबर 1। अभी बड़ी बड़ी बात हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी ऐसे पैदा हुई, भारतीय जनता पार्टी वैसे पैदा हुई, भारतीय जनता पार्टी में ये होता है, भारतीय जनता पार्टी में वो होता है। लेकिन जब आसाम में चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी जाती है तो उसके पास एक अदद नेता नहीं होता है जी कि जिसके चेहरे पर, जिसकी मेहनत पर, जिसके काम पर, जिसकी ताकत पर, जिसके सामर्थ्य पर, जिसकी सलाहियत पर भारतीय जनता पार्टी आसाम के अंदर चुनाव लड़ ले। और एक जो आसाम का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी जो होता है हेमंत बिस्वा शर्मा, जिसके गुणगान, जिसके भ्रष्टाचार के गुणगान पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी गाती है, उसको अपनी पार्टी में शामिल करती है।